नमस्कार। भारतीय पुनर्वास परिषद की ओर से आज की टेलीकॉन्फ्रेंस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। विकलांगता होने पर आम तौर से माता पिता को बहुत तरह की मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जिन बच्चों को मेंटल रिटार्डेशन या उससे संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं उनके अंदर बहुत से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ऐसे में हम रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स का यह रोल है, यह कर्तव्य है कि हम उनका मैनेजमेंट सही तरीके से करें। आज हमारी चर्चा भी इसी विषय पर केंद्रित है। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ NIMH कलकत्ता और NIMH रीजनल सेंटर दिल्ली से दो विशेषज्ञ मौजूद हैं। मेरे साथ हैं श्री M. थॉमस किशोर। Mr. Thomas Kishore is Assistant Professor of Rehabilitation Psychology in NIMH Regional Center, Kolkata. He is also the officer in charge of that center. Mr. Thomas is working in the area of mental retardation for last 10 years as a rehabilitation professional. He submitted his PhD in clinical psychology from Central Institute of Psychiatric, Ranchi. He has been a gold medalist in his graduation. He has presented more than 25 papers in various national and international journals and seminars. In the year 2003, he received S.C. Gupta Award for Best Paper in the Annual Conference of Clinical Psychology. Mr. Thomas, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है. Our other expert is Shri Ashutosh Kumar Santosh. He is lecturer in Rehabilitation Psychology in NIMH Regional Center, Delhi. He has conducted many workshops on psychological management of children with mental retardation. He has received many prizes in presentation of papers and quiz, etc. He holds MPhil in medical and social psychology and he is registered for PhD from CIEP Ranchi. आप दोनों का हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से स्वागत है. कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना उन केंद्रों को देना चाहूँगी जो RCI के पेरेंट्स प्रोग्राम को करना चाहते हैं. जिन लोगों ने अपने फॉर्म भर के RCI और IGNU में भेज दिए हैं उन सेंटर्स के कोऑर्डिनेटर्स और जो भी लोग इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे, पेरेंट्स के लिए नहीं, जो फैकल्टी मेंबर होंगे जो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे, उनके लिए एक टेलीकॉन्फ्रेंस 11 अगस्त को होगी. टाइम रहेगा 10 बजे से 4:30 बजे तक. पूरे दिन की टेलीकॉन्फ्रेंस में कोऑर्डिनेटर्स को या जो फैकल्टी मेंबर हैं उनको बताया जाएगा कि किस तरह से इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है, क्या क्या फीचर्स होंगे इस प्रोग्राम के, और इन सभी मुद्दों के ऊपर RCI और IGNU की फैकल्टी आपके साथ चर्चा करेंगी. आप सभी से अनुरोध है कि अपने नज़दीकी DRS सेंटर या IGNU के रीजनल सेंटर से संपर्क करें. IGNU की तरफ से सभी सेंटर्स पर लेटर्स भेज दिए गए हैं. 4 अगस्त के बाद आप अपने नज़दीकी रीजनल सेंटर पे संपर्क करें और वहाँ बताएं कि आप किस जगह से इस टेलीकॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे. यदि आप IGNU के रीजनल सेंटर से अटेंड करेंगे तो वहाँ बताएं या फिर उन्हें बताएं कि कौन से सेंटर पर अटेंड करना चाहते हैं. ये सूचना बहुत ज़रूरी है और आप अवश्य इस सूचना को दें, लेकिन 4 तारीख के बाद संपर्क करें. पत्र आप तक पहुंच रहे होंगे. कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको अपने स्टूडियो के नंबर नोट करा दूं ताकि आप हमारे विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकें. हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112345. STD नंबर है 01129532844 295328845. एक और नंबर है 2956131. आप फैक्स के द्वारा भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं. हमारा फैक्स नंबर है 295363134. Now I would request Mr. Thomas to tell us why psychological management is important. Thank you, Dr. Hemlata, and good afternoon to all our viewers. The conditions which we are going to talk about today, the kind of deficits that they have in terms of the behavior, despite whatever may be the problems that they may be having, in general these behaviors they occur
through their interactions with the environment. So naturally, compared to the medical management, the psychological management would be more effective in these conditions which we are going to talk about today. And we are talking about what are the conditions. So I would request Ashutosh to tell us what are the general characteristics of mental retardation. Well, good afternoon, all of you. As you know, mental retardation is the most challenging field in the recent era. And to diagnose the mental retardation, the child must have fulfilled the three criteria. Number one is the IQ level is less than 70. If we can use any standardized intelligence test, and the person will perform less IQ, less means the less in the terms means the person will perform less than 70 IQ, and he have or she have the deficit in the adaptive skills. Adaptive skills means the skills which we are performing independently in our day-to-day living. For example, toileting, brushing, bathing, grooming, eating, etc., etc. All of these things will comes under the adaptive behavior. So the person with mental retardation have the deficit in adaptive behavior, and both things will be manifested during the developmental age, means it must should be manifested before the age of 18 years. And whenever we are talking in the terms of intelligence, we have to must remember that IQ is not the single criteria to diagnose the mental retardation, because in our society there are several people who have lower socioeconomic status and they are illiterate. So if we will be assess their intelligence, they must will be perform low IQ, but that doesn't mean they will comes under the mental retardation. This low intelligence may occur due to several reasons, and they are not mentally retarded because they are performing well in our day-to-day living. Hence, IQ is not the single criteria. And second thing is the deficit in the intellectual functioning and impairment in the adaptive skills. Both things should be manifested before the age of 18 years. Yeah. Thank you, Ashu. There are several characteristics of the children with mental retardation. These characteristics are delay in the development. As we all know, our development is divided into several stages, and in each stage there are several pre-decided tasks that we have to achieve. For example, most of the child will be achieve the neck control within the 3 months. Most of the child will develop the sitting tolerance within the 6 months. They will be start standing from 9 months to 12 months. So if the child is unable to achieve all of these milestones within this pre-decided time, then we can say they have some delay in the developmental task, and this is the one of the major characteristics of the mental retardation. The second is the poor comprehension and expression. Actually, the children with mental retardation, they have the poor comprehension. They can't follow the instruction as we are following. They require repeated instruction and simple instruction. If you will give the simple instruction and repetitive instruction, they will be follow. But they feel difficulty to follow the instruction within the single trial, and they require assistance in the simple task. As the second component of the definition is telling that they have the deficit in the adaptive skills, and if they have the deficit in the adaptive skills, then they requires assistance from the others. Hence, these are the few criteria on the basis of which we can identify the children with mental retardation. आशुतोष जी हमें बता रहे थे कि मेंटल रिटार्डेशन हम किसको कहते हैं। जनरली जब 70 से कम आईक्यू हो, 70 से कम आईक्यू होने पर, और दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने बताया है कि जो रोज़मर्रा के जो दैनिक जीवन के जो हमारे काम हैं उनको करने में सामान्य बच्चों की तुलना में इनको कठिनाई आती है। वो अपने जो रोज़मर्रा के काम हैं, जैसे नहाना है, खाना खाना है, ग्रूमिंग स्किल्स है, उनको नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा उनमें उनके विकास में जो है वो बाधा आती है। उनका जो विकास है वो थोड़ा देर से होता है। इसके अतिरिक्त वो उनका जो एक्सप्रेशन है या कॉम्प्रीहेंड करने की जो क्षमता है वो
कम होती है। इसके अतिरिक्त उनको जो सामान्य कार्य हैं, जो सिंपल फंक्शंस हैं, उनको करने में भी कठिनाइयाँ होती हैं। तो हम ऐसे बच्चों को मानसिक मंदता से ग्रसित मानते हैं। अब मैं थॉमस जी से पूछना चाहूँगी कि व्हाट आर द जनरल फीचर्स ऑफ ऑटिज़्म? ऑटिज़म भी एक प्रकार की डेवलपमेंटल डिज़ॉर्डर है और ये जो कंडीशन जो है 1.5 साल से लेकर 3 साल के बीच में कभी भी डायग्नोस किया जाएगा। प्रिडोमिनेंटली इस कंडीशन में 3 प्रकार के क्षेत्रों में हम लोग डेफिसिट्स पाते हैं। पर्टिकुलरली द सोशल इंटरेक्शन, दैट इज सोशलाइजेशन जो एज अप्रोप्रिएट जिस प्रकार के होना चाहिए, फॉर एग्जांपल आई कांटेक्ट हो या पीयर रिलेशनशिप हो, एंड सोशल प्ले, इस प्रकार का एरियाज में भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड सेकेंड वन इज़ कम्युनिकेशन मतलब जो लैंग्वेज जो समझना और एक्सप्रेस भी करना। पर्टिकुलरली लैंग्वेज में फीचर्स जैसे कि जिस स्टेज पर जो विकास जिस प्रकार से डेवलप होनी चाहिए उस प्रकार से नहीं होगा, और जिन बच्चों में लैंग्वेज डेवलप होती है कभी कभी वो लोग सिंपली रिपीटिशन वगैरह करेंगे खास प्रॉपरेट जवाब देने के बजाय। एंड द थर्ड वन इज़ दैट इन दोनों डेफिसिट्स के साथ साथ इन लोगों में काफ़ी लिमिटेड इंटरेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से एक ही प्रकार के एक्टिविटीज़ बार बार करना, और इन 3 एरियाज़ में भी प्रॉब्लम कभी कभी हो सकती है या कोई एक ही क्षेत्र में भी प्रॉब्लम होने का चांसेस है। लेकिन इन 3 एरिया में जब प्रॉब्लम होगा यूजुअली ये 3 साल से पहले ही वो मैनिफेस्ट हो जाएगा और इस बेसिस पर हम लोग इस कंडीशन का डायग्नोसिस कर सकते हैं। Yeah, and what are the generally we say autism, and there are some other terms that we use for autism. So what are those terms? There are other terms also. In general, the same condition is also referred to as childhood autism, autism spectrum disorder, as well as Kanner syndrome and autism. Particularly Kanner syndrome जो है जिस व्यक्ति ने इसको पहली बार डिस्क्राइब किया था उनके नाम से जाना जाता है, लेकिन ये 4 कंडीशंस एक ही कंडीशन को ही रेफर करते हैं। And, then can you tell us the general features of autism? यूजुअली ये कंडीशन कुछ अर्ली चाइल्डहुड में साइंस भी होते हैं और कुछ ऐसे इंडिकेटर्स बाद में भी होते हैं। पर्टिकुलरली अर्ली चाइल्डहुड में जिस एज में बैबलिंग होना चाहिए, बैबलिंग का मतलब ये है अगर आप छोटे बच्चों में शायद ऑब्ज़र्व किए होंगे उनमें रिपीटिशन ऑफ सिलेबल्स होते हैं, जैसे मामा मामा, ताता ताता, दादा, इस प्रकार का सिलेबिफिकेशन जो है यूजुअली हम लोग नॉर्मल बच्चों में 6 से लेकर 8 महीने के बीच में एक्सपेक्ट करते हैं। अगर 12 महीने तक भी अगर ये डेवलप अगर नहीं आया हो, और जबकि 1 साल तक सिंगल वर्ड्स में बोलने की जो क्षमता होनी चाहिए अगर वो 16 महीने तक भी अगर नहीं आया हो, या 2 वर्ड फ्रेजेस में अगर बात करने की क्षमता अगर ये भी स्पॉन्टेनियसली जो स्पीच होना चाहिए वो नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी बच्चे से अगर उनका नाम पूछेंगे आपका नाम क्या है, यहाँ पर जवाब देने के बजाय वो शायद सिंपली वो क्वेश्चन को ही रिपीट करेगा। एंड लास्टली जो अर्लियर स्टेजेस में किसी प्रकार का जो स्किल सीखे होंगे बच्चे, अगर उसी प्रकार के उसमें किसी प्रकार के अगर लॉस होगा। and other signs are, though they are not mandatory, but other signs which we can see, lack of joint attention, which means that in case an adult points to a particular object or in a particular direction, the child may not be able to understand where the other person is pointing to. This could be one problem. And the second one is that whenever they are called like by name, they appear as if they are dumb, and this is one of the first complaints usually parents bring the child to doctors or other professionals, is that perhaps the child is not having adequate levels of hearing abilities. So the basic reason is that they selectively respond to different stimulus. This is one reason. And the third one is that they will have unusual or absent eye contact. जो अब किसी के साथ बात करते वक्त प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करना हो, या कभी कभी जिस डायरेक्शन में अनयूजुअली देखना हो, इस प्रकार का भी होगा। और कभी कभी जिस प्रकार के इशारे जो ये अप्रॉपरेटली जो डेवलप होना चाहिए उसी में भी इनेबिलिटी हो सकती है। एंड लास्टली माइल्ड अटेंशन प्रॉब्लम्स भी उनमें हो सकती है। मिस्टर थॉमस अभी हमें बता रहे थे कि जो ऑटिज़्म है उसका जनरली पता चलता है 1.5 से 3 साल तक की उम्र में, और ऐसे बच्चों में सोशल इंटरेक्शन कम होता है, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो बोलचाल की जो स्किल्स हैं वो कम होती है, और इसके अलावा वो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं।
इन्होंने हमें ये भी बताया कि जो ऑटिज़्म है उसको 4 अन्य नामों से भी जाना जाता है। कई बार हम इसको चाइल्डहुड ऑटिज़्म कहा जाता है या ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स कभी यूज़ किया जाता है और कभी कैनर्स सिंड्रोम हम इसको कहते हैं। तो ऑटिज़्म ही है, इसको 4 अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। इसके अलावा जो जनरल फीचर्स हैं उसमें मिस्टर थॉमस वाज टेलिंग अस दैट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड lack of babbling and gestures by 12 months, and then lack of single words by 16 months, and then lack of spontaneous two-word combination by 24 months, and any regression or loss of skills at any age. So these are the general features that is found in early childhood, during the early childhood. And apart from this he was telling us कि ये जो बच्चे होते हैं कई बार ये होता है कि वो कुछ बातों के ऊपर ध्यान देते हैं और कुछ चीज़ों को नहीं सुनते हैं, आई कांटेक्ट नहीं रख पाते हैं, और इनके जो जेस्चर्स होते हैं वो इनके फंक्शंस के हिसाब से नहीं होते हैं, जो बात कही जा रही है उनका जेस्चर्स उससे मैच नहीं करता है। तो इस तरह के सिम्टम्स होने पर हम ये जान सकते हैं कि ये ऑटिज़्म है। और आगे इसका साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसे किया जाए उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर आशुतोष टू टेल अस व्हाट इज़ ADHD। Attention deficit hyperactive disorder is commonly known as ADHD, and it is the most huge diagnosis, and nowadays it is fashion to say anyone that the particular child is suffering with ADHD. यह आजकल के ज़माने में एक फैशन है। यदि बच्चा एक जगह पर बैठने में असमर्थ है, the child is unable to sit in a place, he is unable to concentrate on a topic, so easily anyone can say as a ADHD, but it is not the professional diagnosis. If we want the professional diagnosis of the ADHD, the child have to fulfill some criteria. The first criteria is the symptoms must be occurred before the age of the 7 years. And what are the symptoms will be discussed later on. So this is the यह पहला चीज़ है कि जो भी सिम्टम्स हैं वह 7 साल की उम्र के या पहले होता है, उसके बाद इसको हम ADHD नहीं बोल सकते हैं। और इसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं उसको जानने के पहले हम लोग थोड़ा इसका टाइप भी देख लें। एक्चुअली DSM-4 में 3 प्रकार के ADHD की बात की गई है। एक को बोला गया है प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव टाइप, दूसरे प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप, और तीसरा कंबाइंड टाइप। और इन तीनों में अलग अलग प्रकार के फीचर्स होते हैं। जैसे जो पहला है प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव टाइप, इसमें द चाइल्ड इज अनेबल टू sustained attention. The child feels difficulty to sustain the attention and he is very much distractible. He feels difficulties in finishing the things and he finds difficulties in rearranging the previous task once they have distracted, often skipping from one task to another, rarely following instruction carefully and completely, forgetting things like toys, pencil, books, etc. needed for a task. So these are the features on the basis of which we can say that a particular child is suffering with inattentive type of ADHD. जो दूसरा टाइप है जिसे बोला गया है प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप, इसमें भी कई प्रकार के फीचर्स आते हैं। तो हाइपर एक्टिव में आता है कि द चाइल्ड इज अनेबल टू सिट इन ए प्लेस फॉर ए कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, द चाइल्ड हैव डिफिकल्टी in completing the task, have difficulty in taking turn, the child is always running, climbing or leaving a seat in situation where sitting tolerance is required, and doing risk taking behavior. To risk taking behavior means मतलब उसको ये डेंजर का उतना ज्ञान नहीं होता है। एंड इम्पल्सिव टाइप में आते हैं, इसमें एक्ट्स विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे हुए कोई काम करता है बच्चा, इंटरप्ट अदर्स, दूसरे के कार्यों में व्यवधान डालता है, अपनी वस्तुओं को आसानी से खो देता है और केयरलेस मिस्टेक करता है। सपोज़ कहीं पर गया और वहाँ पर जा कर के की रिंग को भूल जाना, अपने हैंडकरचीफ को भूल जाना, ये सारे चीज़ करता है। एंड नो इनहिबिटरी कंट्रोल, उसके कुछ इनहिबिटरी कंट्रोल नहीं होते हैं, लाइक एक्सेसिव टॉकिंग, blurting out answer before questions are finished, saying whatever in their mind without regard to its consequence, etc.
तो ये दो टाइप की बात हुई, एक तो इनअटेंटिव टाइप की और दूसरा हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप की। जो कंबाइंड टाइप होता है वह इन दोनों का मिक्सचर होता है, उसमें दोनों चीज़ होते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ नोट करने की है कि जो बच्चा जो इनअटेंटिव टाइप का होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वह हाइपर एक्टिव हो ही, वह हाइपर एक्टिव नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो हाइपर एक्टिव है वह श्योरली इनअटेंटिव भी होगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं जिसके आधार पे हम ADHD की पहचान कर सकते हैं प्रोफेशनली। लेकिन हमेशा याद रखना है कि यह काफ़ी ह्यूज डायग्नोसिस है एंड इट इज़ कंबाइंड विद सेवरल अदर थिंग्स। सो वी हैव टू सी केयरफुली वेदर द चाइल्ड हैव accurate ADHD symptoms or this ADHD is the product of something else. I would like to add one more point here is that अभी आशुतोष जी ने जितने भी प्रॉब्लम बिहेवियर जो बताए थे विच आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ADHD, sometimes we may get the doubt that these are the problem behaviors we commonly see even in normal children also. The what differentiates a child with ADHD from that of normal child is that these problem behaviors will be seen across the situation when they have ADHD. But whereas a normal child, maybe because of certain habits or maybe because that they are serving some functions, maybe they are confined to a specific situation or a particular context only, unlike ADHD. मिस्टर आशुतोष हमें बता रहे थे कि सामान्यतः 7 वर्ष की उम्र से पहले ADHD जो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के बारे में पता चलता है। और इन्होंने बताया कि 3 तरह के ADHD डिसऑर्डर्स होते हैं। एक है इनअटेंटिव, जिसमें बच्चा ठीक से ध्यान नहीं लगा पाता है किसी भी काम पे, और क्योंकि वो ध्यान नहीं लगा पाता तो इसलिए वो अगली एक्टिविटी पे बहुत जल्दी आ जाता है। दूसरा उन्होंने बताया हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव ADHD। इसमें उन्होंने बताया कि बहुत इम्पल्सिव होता है, हाइपर एक्टिव होता है। और इसके अतिरिक्त इन्होंने जो तीसरा प्रकार बताया वो था कंबाइंड ADHD, जिसमें दोनों ही तरह के सिम्टम्स पाए जा सकते हैं। और ये सारी समस्याएं होने पर अगर ADHD है, ये पहचानना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए भी और प्रोफेशनल्स के लिए भी कि ये ADHD है या हम किसी और बिहेवियर को इसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं। जैसे कि अभी आशुतोष जी भी बता रहे थे कि अक्सर कह दिया जाता है या सामान्यतः जब लोगों को ADHD के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होता है तो वो कहते हैं बहुत हाइपर एक्टिव है। और जैसे अभी थॉमस जी ने भी कहा कि ADHD होने पर और एक सामान्य बच्चे के बिहेवियर में कई बार कुछ चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उनको हम ये ना माने कि वो बच्चे को ADHD है जब तक कि हम पूरी तरह से जान ना लें और वो बिहेवियर अगर बहुत लंबे समय तक चल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक स्थिति में वो बिहेवियर हो रहा है और बाद में वो बिहेवियर नहीं है। अब हम जानते हैं एक चीज़ और, DSM-4 में एक ये भी गाइडलाइन दिया गया है कि ये जितने भी सिम्टम्स दिए अभी जिसके बारे में चर्चा की है हम लोग, इट मस्ट शुड बी परसिस्टेंट सिंस 6 मंथ। 6 मंथ से ये जितने भी इनअटेंटिव टाइप के या हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप के जितने भी फीचर्स की हम लोग अभी चर्चा की है वह 6 महीने कंटिन्यू होना चाहिए। देन ओनली वी कैन से द पर्टिकुलर चाइल्ड इज सफरिंग विद ADHD। यानी एक थेरेपिस्ट के लिए या एक काउंसलर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो बिहेवियर कब से हो रहा है। कहीं ऐसा नहीं है कि कुछ किसी समस्या की वजह से या कुछ और रीज़न से इस तरह का अगर बिहेवियर हो रहा है या बच्चा अपने टेंट्रम शो कर रहा है और हम इसको ADHD के साथ में रिलेट ना कर पाएँ। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर थॉमस टू टेल अस, कैन अ पर्सन विद मेंटल रिटार्डेशन हैव मेंटल इलनेस ऑल्सो एंड कैन इट बी आइडेंटिफाइड? Yes, definitely. A person with mental retardation can have all psychiatric problems whatever a normal person can have. By this I mean, what I mean to say is that the psychiatric problems whatever we found, even a person when they have average intelligence or above average intelligence also, almost all the problems starting from the general problems like depression, anxiety, schizophrenia or personality disorder, all these kinds of problems also can be found even in persons with mental retardation. And this concept is known as dual diagnosis, which means that both the conditions of mental retardation as well as mental illness coexist together. And as per several studies conducted in India, that near about 50 to 60% persons with mental retardation suffer from one or the other kind of mental illness. And until a couple of decades ago, even in India, that we did not have specific clear-cut demarcation between MR and MI
So as a result, even sometimes we used to take them synonymously, but nowadays the research amply shows that a person with MR can also have various kinds of psychiatric problems. थॉमस हमें बता रहे थे कि मेंटल रिटार्डेशन होने पर मेंटल इलनेस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. उनका ये भी कहना है कि कुछ दशक पहले तक मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता था. मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस को एक ही माना जाता था. और आज भी जो सामान्य लोग हैं जिन्हें इतना इसके विषय में ज्ञान नहीं है, संभवतः वो लोग ज़्यादातर मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस को एक ही तरह से यूज़ करते हैं और जनरली ऐसे बच्चों को मंद बुद्धि ना कहकर पागल या इस तरह के शब्द जो हैं हिंदी भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं. एंड नाउ आई वुड रिक्वेस्ट आशुतोष टू टेल अस, like we are talking about the behavioral deficit and problem behavior in different conditions that are associated with mental retardation. How can we modify these behavior once we have these problems? So we need to modify these. So how can we do that? Yeah, actually it is very simple. And behavior, as you know, our daily activities that we can see by our open eyes, that we can measure and that we can record is called behavior. Any things that which are observable, measurable and recordable, it will comes under the behavior. And one school of psychology founded called behaviorism, that school is basically emphasized on the behavior, and this behavior modification is based on certain assumption. The first assumption is everything is learned, whatever good or bad, it is learned. Now the question is, if the everything is learned, so how it is learned? There are several principles to how to learn the behavior. The first principle is the behavior followed by the reward will be learned. कोई हम व्यवहार करते हैं और व्यवहार करने के बाद कोई अच्छी चीज़ हमें मिलती है तो उस चीज़ को हम सीख लेते हैं. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. एक छोटा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, और जब कभी भी वह करेक्टली पॉइंट आउट करता है कि यह मेरा नाक है, तो मदर उसके पीठ पर एक पैटिंग करती है, बोलते हैं कि शाबाश, गुड बॉय, वेल डन, कीप इट अप. बच्चा इस चीज़ को लाइक करता है और वह धीरे धीरे सीख लेता है कि यह मेरा नोज़ है. बच्चा क्यों सीख लेता है? क्योंकि उसे रिवार्ड मिला, माँ के द्वारा पुरस्कार मिला, इसलिए उसने सीख लिया कि यह चीज़ नाक है मेरा. By using the same example, we can explain the bad behavior also. Suppose one child who is crying. एक बच्चा है जो कि क्राई करता है, एंड कोई भी बच्चे को क्राइंग लाइक नहीं करता है. माँ जानती है कि बच्चा क्यों रो रहा है और बच्चे को चुप करने के लिए एक बिस्किट या चॉकलेट दे देती है. बच्चा क्या होता है? इमीडिएटली ही विल बी स्टॉप द क्राइंग. बट what mother will taught to the child? Mother is teaching the child to cry again. Why? Because whenever the child will be cry, he will be get the object. So by using the same example, we can explain the good behavior and bad behavior, and everything is learned. दूसरा इसका सिद्धांत है कि यदि हमारे सिचुएशन में, यदि हमारे वातावरण में किसी चीज़ को सीखने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है तो उस चीज़ को हम सीख लेंगे. सपोज़ हमारा परिवार यूनिटरी फैमिली है जहाँ पर बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग और चाइल्ड इज़ लिविंग इन द मर्सी ऑफ द मैड सर्वेंट. सो द चाइल्ड हैव एक्सेसिव अपॉर्चुनिटी to learn the language used by the maid servant, and it may be possible the maid servant is using the abusive language, so the child will be learn the abusive things. And in the similar vein, we can explain, if the child have no opportunity to learn the good things, he will be learn the bad things. Suppose both parents are working, or both parents are staying in the home, but their attitude are very cold. They are not interacting with the child, they are not mixing with the child, they are not playing with the child. So what will happen? Even though they are physically present with the child, but mentally they are not present with the child. And in the absence of the proper interaction with the parents, the child is unable to learn the good things. So these are the few principles on the basis of which we can say the behavior is learned. Now the learned thing can also be unlearned. जो चीज़ सीखा गया है उस चीज़ को हम भूल भी सकते हैं. कैसे भूल सकते हैं? सबसे पहले जो व्यवहार कर रहा है और उससे उसको जो परिणाम मिल रहा है, इसके बीच में कनेक्शन को कट करना है. कनेक्शन कर देने से ऑटोमेटिक व्यवहार कम होगा. जो दूसरा प्रिंसिपल यह बताता है कि एक व्यवहार के करने के बाद यदि हमें कोई दुखद घटना मिलती है
तो उस चीज़ को हम भूल जाते हैं। सपोज़ एक बच्चा है जो कि हेड बैंगिंग करता है, अपने सर को लेकर टेबल पर या दीवार पर मारता है, तो यदि कुछ अनप्लेजेंट थिंग्स, दुखद चीज़ मिल जाए, जैसे जैसे ही वो अपने सर को टेबल पर मारे इमीडिएटली उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक दी जाए, या कोई इससे भी ज़्यादा एवर्सिव स्टिमुलस बच्चे को दिया जाए, तो धीरे धीरे एसोसिएशन स्थापित कर लेगा कि यदि मैं यह व्यवहार करूँगा तो मुझे इस टाइप के अनप्लेजेंट चीज़, दुखद चीज़ मिलेगा, और धीरे धीरे यह व्यवहार ये हो जाएगा, डिस्टिंग्विश हो जाएगा। और चीज़ है कि वैसे व्यवहार जिसको करने के बाद रिवार्ड मिलता है, उस चीज़ को हम सीख लेते हैं। सपोज़ एक बच्चा है, उसे सोशल फोबिया है, ही इज़ अनेबल टू परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ द अदर। अब इस चीज़ को दूर करने के लिए यदि बच्चा जब कभी अकेले रूम में बोल लेता है, बच्चे को हम रिवार्ड दे रहे हैं। फिर बच्चा जब कभी निर्जीव वस्तुओं के सामने बोलता है, उसे हम रिवार्ड दे रहे हैं। फिर बच्चा जब कभी भी अपनी मदर के प्रेजेंस में बोल रहा है, उसे हम रिवार्ड दे रहे हैं। फिर बच्चा जब कभी अपने सिबलिंग के प्रेजेंस में बोल रहा है, रिवार्ड दे रहे हैं। फिर अपने फ्रेंड्स के सर्कल में जब कभी बोल रहा है, रिवार्ड दे रहे हैं। ऐसे ऐसे यदि करेंगे तो दिस थिंग विल बी लर्न टू अवॉइड द स्टेज फोबिया। और उसी प्रकार से है कि बिहेवियर विल बी बिहेवियर विल डिक्रीज व्हेन पनिश्ड। जब पनिशमेंट मिलता है तो बिहेवियर कम हो जाता है। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हम एग्ज़ाम में पास करते हैं, क्यों? इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है टू अवॉइड द फेलियर, और फेलियर इज़ वन टाइप ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, तो जिस चीज़ को करने के बाद से हमें पनिशमेंट मिलता है, उस चीज़ को हम लर्न कर लेते हैं। एंड एवरी बिहेवियर विल सर्व अस एज ए फंक्शन। प्रत्येक व्यवहार की एक क्रिया होती है, और उस क्रिया का कैसा इम्पेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, सुखद पड़ता है कि दुखद पड़ता है, इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। यदि उस क्रिया को करने के बाद हमें सुखद इफेक्ट मिलता है तो वह स्थिर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, और यदि उसको करने के बाद से अनसेटिस्फैक्ट्री इफेक्ट मिलता है तो वह स्टैम्प आउट हो जाता है, चला जाता है, बाहर हो जाता है। Yes, Ashutosh was telling us that behaviors are learned. Both desirable and undesirable behaviors are learned, and suppose a child is doing some kind of behavior, if we reward that child will repeat that behavior, and we can say that child will keep doing that. And in case child is wanting something, he wants something from the mother, and mother is not giving to that child, and the child cries, and if the mother gives that thing to the child, then child think, yes, this is a tool, and he will cry whenever he will want that thing, he will cry, and mother will give that thing. So that is a tool that he is using for getting that thing. And the other thing is, we can unlearn behavior. Something that we have learned can be unlearned by repeating that thing, or if some reward or some punishment is given to that. And like he was also telling us that behavior will decrease when we punish the child, or if we want to increase that behavior, we want child to repeat their behavior, we need to reward that child. So now I would request Ashutosh to tell us what are the strategies to increase behaviors. एक्चुअली जब बिहेवियर की बात होती है तो बिहेवियर आर टू टाइप्स। वन इज़ द डेफिसिट बिहेवियर, और वी कैन से लाइक दैट, one is the skills behavior and another one is the problem behavior. Skills behavior are those behavior which are the good behavior but the child is failed to learn. तो इसके लिए बिहेवियर मॉडिफिकेशन की टेक्निक अलग है। स्किल्स बिहेवियर अच्छे व्यवहार होते हैं जिसे बच्चा नहीं सीख पाया, तो इसके लिए कई प्रकार की टेक्निक हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन की, और उन टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने के पहले टास्क एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। टास्क एनालिसिस इज़ नथिंग बट इट इज़ द प्रोसीडर्स to divide the task into several simple units so that anyone can understand the basic nature of the behavior. So the task analysis में हम किसी भी चीज़ को कई सिंपल यूनिट में बांटते हैं। सपोज़ इसका एक एग्जांपल लीजिए, सपोज़ बच्चे को ब्रशिंग करना सिखलाना है, तो इसमें क्या क्या टास्क एनालिसिस हो सकते हैं, whether the child is able to hold the brush or not. उसके बाद से क्या करना है, पेस्ट लेना है, ब्रश के ऊपर लगाना है, और ब्रश ले करके ऐसे टीथ के ऊपर नीचे करना है।
देन उसके बाद से गाइडलाइन करनी है। ये सारे टास्क एनालिसिस के प्रोसीडर्स हैं। और टास्क एनालिसिस करने के बाद से बिहेवियर मॉडिफिकेशन के कई टेक्निक हैं। पहला टेक्निक जो है उसे चेनिंग बोलते हैं। चेनिंग में क्या होता है कि द टास्क इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल सिंपल स्टेप्स एंड वी हैव टू टीच द ईच एंड एवरी स्टेप्स अप टू द मास्टरी लेवल। इसमें टास्क एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। टास्क एनालिसिस कर देते हैं और टास्क एनालिसिस के एक एक स्टेप को सिखलाते जाते हैं मास्टरी लेवल तक। इसको हम चेनिंग के नाम से जाना जाता है। यह चेनिंग दो प्रकार का होता है, फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग। फॉरवर्ड चेनिंग में ये होता है टास्क एनालिसिस करने के बाद से फर्स्ट स्टेप को पहले सिखाया जाता है, फिर नेक्स्ट को दूसरे टाइम में, तीसरे स्टेप को तीसरे टाइम में और लास्ट स्टेप को लास्ट टाइम में सिखाया जाता है। यह फॉरवर्ड चेनिंग का एग्जाम्पल हुआ। बैकवर्ड चेनिंग में क्या होता है कि टास्क एनालिसिस कर देते हैं। सपोज टास्क एनालिसिस में 10 स्टेप्स हैं। 10 स्टेप्स में स्टेप नंबर 1 to 9 तक द एग्जामिनर द टीचर विल परफॉर्म, और जो लास्ट स्टेप होगा वह चाइल्ड विल परफॉर्म। जब बच्चे को मास्टरी लेवल आ जाएगा लास्ट वाले स्टेप में, तो क्या होगा, स्टेप नंबर 1 to 8 द टीचर विल परफॉर्म एंड द स्टेप नंबर 10 and 9 द चाइल्ड विल परफॉर्म। ऐसे होता है। मतलब फॉरवर्ड चेनिंग में जो टास्क सिखलाया जाता है वह असेंडिंग ऑर्डर में सिखलाया जाता है, और बैकवर्ड ट्रेनिंग में जो टास्क होता है वह डिसेंडिंग ऑर्डर में सिखलाया जाता है। जो दूसरा टेक्निक है उसे बोलते हैं शेपिंग। और शेपिंग जो है, शेपिंग में क्या करते हैं कि प्रत्येक स्टेप पे एक रिवार्ड देते हैं बच्चे को। और जब हम रिवार्ड देते हैं, तो जैसा हमने शुरू में ही देखा है एजम्पशन कि किसी कोई भी काम करने के बाद जब रिवार्ड मिलता है तो वह चीज़ हम सीख लेते हैं। तो शेपिंग में हर एक स्टेप पे यहाँ टास्क एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप वाइज, एवरी स्टेप वाइज वी आर गिविंग द रिवार्ड। लेट अस टेक वन वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज एक बच्चा है, उसे डॉग फोबिया है, कुत्ते को देख कर डर लगता है। अब उसको इस चीज़ को हटाना है। कैसे हटेगा? बाय यूजिंग द शेपिंग। सिंपल सा प्रोसीडर्स है कि एक कुत्ता होगा, एक डॉग होगा जो कि बच्चे की पहुंच के बाहर होगा, और जब कभी बच्चा कुत्ते को, डॉग को सही से देखता है तो उसे एक रिवार्ड देना है। उसके बाद से एक डिस्टेंस मेंटेन करनी है ताकि डॉग आसानी से बच्चे के पास ना आए, और जब कभी भी बच्चा उस डॉग को देखेगा एक रिवार्ड देना है। उसके बाद बच्चा देखेगा कि एक दूसरा बच्चा जिसे डॉग फोबिया नहीं है कुत्ते के साथ प्ले कर रहा है, यदि वह देखता है तो फिर एक रिवार्ड देना है। नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करना है कि डिस्टेंस कम कर दिया जाएगा। यदि बच्चा कुत्ते को देखता है, उसके साथ खेलने का प्रयास करता है तो एक रिवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट वाले स्टेप में यदि बच्चा धीरे से कुत्ते को ऐसे टच करता है आराम से, तो जब कभी भी वह टच करता है एक रिवार्ड देना है धीरे धीरे, और स्लोली दिस फियर विल बी गो। दिस इज कॉल्ड शेपिंग। एंड प्रॉम्प्टिंग क्या है? प्रॉम्प्टिंग में टू प्रोवाइड द असिस्टेंस, टेम्पररी असिस्टेंस टू द चाइल्ड। और यह जो असिस्टेंस है, हमेशा याद रखना है कि इंडिपेंडेंस ट्रेनिंग इज़ नीडेड फॉर द मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। और इंडिपेंडेंस ट्रेनिंग जब देते हैं तो उसमें असिस्टेंस नहीं देना है, लेकिन प्रॉम्प्टिंग में क्या है, असिस्टेंस देना है, बट दिस असिस्टेंस शुड बी टेम्पररी इन द नेचर। इसमें क्या करना है कि सपोज द चाइल्ड इज अनेबल टू होल्ड द पेंसिल, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट गिव द पेन और पेंसिल टू द चाइल्ड। वी हैव टू फोर्स द उनकी उंगलियों को ऐसे बनाना है ताकि ही कैन होल्ड द पेंसिल प्रॉपरली, एंड by giving this type of support, this is called physical support, and it will comes under the physical prompt. दूसरा है verbal prompt. Verbal prompt में क्या होता है? we have to just give the verbal instruction. हमें सिर्फ बोलना है। जैसे बच्चे को सिखाना है क लिखना, तो हमें सिर्फ मुंह से बोलने हैं, ऐसे पेन पेंसिल नहीं देना है। द चाइल्ड इज एबल टू होल्ड द पेन एंड पेंसिल। हमें बताना है बनाओ लड़का गोली, खड़ा करो लड़का लाठी, घींचो लड़का पोंछ, पहनाओ लड़का टोपी, कहो लड़का क है। जब हम इतना वर्बल प्रॉम्प्ट दे रहे हैं और बच्चा इसको फॉलो कर रहा है, दिस विल कम्स अंडर वर्बल प्रॉम्प्ट। और तीसरा है क्या? जेस्टरल प्रॉम्प्ट। जेस्टरल प्रॉम्प्ट में क्या होता है? कुछ चीज़ को इशारे से बताना है। बाय फिजिकल जेस्टरिंग वी हैव टू से समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, सपोज बच्चे को बताना है कि डोंट डू लाइक दैट, तो कभी कभी हम ऐसे भी करते हैं ना, दिस विल कम्स अंडर द जेस्टरिंग। तो ये कुछ टाइप हैं प्रॉम्प्टिंग के
और एक और टेक्निक है जिससे बिहेवियर हम लर्न कर सकते हैं, स्किल बिहेवियर सिखलाया जाता है, उसे बोलते हैं मॉडलिंग। और मॉडलिंग हमारे डे टू डे लिविंग में बहुत ज़्यादा सहायक है। आप एक सिंपल से एग्जांपल लीजिए। आप अपना टीवी सेट ऑन करिए और अपने छोटे से बच्चे को, 2 बच्चा लीजिए, एक 5 साल, दोनों 5 साल के बच्चे होंगे, 2 अलग अलग रूम में बैठाइए। एक बच्चे के सामने टीवी में फाइटिंग वाला सीन दिखलाइए, उसके बाद बच्चे को हटाइए। फिर दूसरा बच्चा लाइए, उसी टीवी स्क्रीन के सामने उसको बैठाइए और एक शांति वाला काम एंड कूल सीन दिखलाइए। उसके बाद दोनों बच्चे को छोड़ दीजिए, एक न्यूट्रल सिचुएशन दीजिए जहाँ पर यह अपॉर्चुनिटी पूरा यह अपॉर्चुनिटी हो कि वेदर द चाइल्ड विल बी फाइट विथ एनीवन और ही मे कोऑपरेट विद द अदर्स। आप देखेंगे कि जो बच्चा पहले देखा है फाइटिंग सीन टीवी में, वह फाइटिंग करेगा। दिस फाइटिंग मे बी विद द dolls, this fighting may be with the toys, this fighting may be with any inanimate object, ठीक है। लेकिन जिस बच्चे ने शांति वाला चीज़ देखा है, क्वाइट काम सीन देखा है, वह शांति से रहना पसंद करेगा। यह मॉडलिंग है। दूसरा एग्जांपल देखिए, आप सिनेमा जाते हैं देखने, आप दोनों हस्बैंड वाइफ जाते हैं, बच्चा भी जाता है, तो बच्चा क्या देखता है टीवी में? द पर्सन हु इज़ द रोल मॉडल फॉर हिम, ही इज़ आइडेंटिफाइंग बिहेवियर ऑफ दोज मॉडल। और जनरली हमारे ज़िंदगी में रोल मॉडल कौन होता है? माता पिता होते हैं। तो माता पिता जैसा व्यवहार करते हैं वैसा बच्चे सीख लेते हैं। जनरली पेरेंट्स हमारे पास आते हैं या कंप्लेन लेकर के, मेरा बच्चा गाली बकता है। गाली कैसे बकता है, कैसे बक लिया गाली? जब तक कि पेरेंट्स ने यूज नहीं, या सराउंडिंग में नेबरहुड ने, नेबर पीपुल ने, उन लोगों उसने गाली नहीं सुना, तब तक कैसे सीख लिया? कोई व्यवहार तो वैक्यूम में होता नहीं है। एवरी बिहेवियर हैव सम कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये सारे कुछ चीज़ हैं, टेक्निक्स हैं, जिससे कि हम अच्छे बिहेवियर को प्रमोट कर सकते हैं और बच्चे को सिखला सकते हैं व्हाट टू डू। Ashutosh was telling us the strategies to increase behavior. So he told us 5 skills: task analysis, chaining, shaping, prompting, and modeling. He told us that in task analysis, one task is divided into simple steps. Like if we are teaching a child how to write, we will first tell him how to hold a pencil, then we will tell him to make a line, then join 2 lines, and then making a, and like that till he gets the full this competence in that task. So that is one strategy. Another strategy he told is chaining. In the chaining, the task is divided into simple steps, and each step is taught to the child up to the level of perfection. And this chaining is of 2 types: one is forward and one is backward chaining. And then he told us about shaping. So in this a reward is given to the child at every stage. And then he told us about the prompting. In this skill, the assistance is provided to the child, temporary assistance is provided to the child to do some behavior for some time, and till the child achieve the competence in that behavior. And then modeling we all know, like we see somebody doing that behavior and then we learn from that behavior. So now I would request Thomas to tell us how can we manage the problem behavior. Yeah, to begin with, before the management of the problem behaviors, we need to address 2 questions. The first one is that whether the behavior which was reported to be problematic, whether it requires management or not. Why I'm saying is that most of the time we professionals or the parents think that any unusual behavior that occurs could be part of mental retardation. So what we need to decide is that before seeking for intervention, whether the same behavior can be observed with respect to age or gender or the socio-cultural norms, is it appropriate or not. Just to give you an example, suppose a 3-year-old baby cries whenever he is hungry. That is quite normal. But at the same time, seldom an 80-year-old is allowed to cry whenever he is hungry. So age is one criteria where we decide where behavior is problematic or not. And the second one is that certain behaviors we decide in terms of the gender also.
And the third one is that socio-cultural norms. Perhaps what is expected normal in one culture or in one society cannot be considered the same in other society. For example, in some cultures it is okay to express the emotions or happiness by hugging other people or by touching, but the same behaviors may be viewed as inappropriate in some other culture. So considering all these things, and plus whenever a particular behavior is occurring with a very high frequency or with very high duration, that is it is occurring for quite long, or if it is occurring for so many times, then we can seek intervention. And the second one is that, like, what is the purpose a particular problem behavior is having for the child, whether it is the normal people, what I mean to say is that people with the normal intelligence or with mental retardation, every behavior will be having some or the other purpose unless until we will not be doing any behavior. To explain this, there are several models, but one of the most popular model is known as ABC model, which is used across the world. And this word ABC, the acronym stands for the antecedents, behavior and consequences. Antecedents means basically what are those factors which trigger the behavior. Under this we need to see, for example, crying as a behavior. Why a child is crying? Is it that the child is crying for wanting some material, or is it that whenever the parent or the caretaker is not paying enough attention, then the child is crying? Or maybe some homework is given and he doesn't want to do that homework, so he is crying. And sometimes maybe any other reason, like maybe that he is not able to communicate properly his needs, so he may be crying. By these examples, perhaps we'll be able to appreciate that cause the behavior would be the same, but the triggering factors or the causes would be different. And the C, that is which stands for consequences, which is very important. A particular behavior which we already discussed, whether it will increase or decrease depending on what is the kind of reaction that the environment is giving. Suppose a particular problem behavior is reinforced whenever the child is crying, the parent or the teacher gives into his problem behaviors whatever he is asking for through crying. In case if it is given, the child also would learn to do the same thing again and again. Suppose if the same behavior is repressed, then the next time he would not show the same behavior. So by this we will be able to understand that our behaviors are triggered by the environmental factors. At the same time they are also maintained by the environmental factors. And technically the functions are known as tangible, attention seeking, escape and sensory stimulatory. Tangible means whenever a particular problem behavior is occurring, in want of some object, then we call that as tangible. Sometimes say the behavior is occurring just to gain the attention of the other people, the function is said to be social attention. And the third one is that a given task the child is not liking and he wants to escape from the task, then we say that as escape motivated behavior. And whenever the child has very severe and profound level of mental retardation, and that they cannot adjust to the environment, and then they may engage or initiate certain repetitive behavior, then we call that kind of behaviors as sensory stimulatory or self-stimulatory behavior. And whatever may be the nature of the behaviors, we can manage them in terms of like either by modifying the antecedents, that is we have already discussed the antecedent, that is why it occurs, where it occurs, when it occurs, with whom it occurs. Once these factors are found out, so we know the clear association shape like a behavior and the stimulus factor, then we can withhold those factors. For example, there is a child who is crying whenever he is going to the school, then the mother knows that this crying behavior would be there before the time school time, and she can be ready to manage that particular behavior. And even in the environmental also, sometimes people would be there in presence of whom the problem behavior would occur more. Say suppose in case if there are grandparents are there or some relatives are there, in front of whom the child knows that in case if I show this behavior, perhaps I get whatever I want.
So with these examples, whenever it is possible, we have to first withhold the antecedents, that is why, where, when and with whom, and then we can go for the management of the behavior in terms of either reinforcement or punishment technique. And among these consequences manipulation, the first one is the schedule of activities. Most of the time what we see in children with mental retardation is that lack of proper activities in the environment, they will give into various kinds of problem behavior. So wherever they are deliberately free or wherever they are not meaningfully utilizing their time, that can be where some meaningful activity can be incorporated into their schedule. And the third one is differential reinforcement technique, which basically means is that you reward a child whenever a desirable behavior is there, and you don't reward the child whenever a problem behavior is shown. And the next one is extinction. Extinction basically means whenever a particular problem behavior is not harmful seriously, or it is not injurious to self or other people, or it is not too much interfering with the learning activity, they can be safely ignored. For example, a child who is simply going on flapping his hands or maybe body rocking, in some extent to some extent in some situation, instead of paying any attention, if it is ignored, perhaps the problem behavior may subside on its own. And the next one is that here on whenever the reinforcement techniques are not that effective, then perhaps finally we go for the punishment techniques. Here there is one word of caution is that whenever we are using punishment techniques, the main aim is to reduce the problem behavior but not to humiliate the child. So here very much caution has to be exerted, and more importantly the permission of the parents as well as the child is very necessary. And those punishment techniques we can go in terms of the order of intrusion. And the first one is mild aversive stimulus, that whenever a child is engaging in some problem behavior, perhaps we can simply tell him no, stop. And whenever we are emphatically saying these things, we should never get into lengthy argument with the child. Rather we can simply say that don't do that, stop, no, but it has to be said very emphatically. And next, whenever the problem behaviors are occurring through motor activities like hitting other people or throwing objects or maybe injuring self, then simply the hand can be hold firmly and prevent the problem behavior can be prevented. And the next one is that overcorrection is another kind of punishment technique. This is one technique which gives us a scope to both increase the desirable behavior as well as decrease the problem behavior. For example, a child has a habit of spitting at inappropriate places, and this behavior can be first managed by wherever the child has spat, maybe he can be made to clean that entire area. That is one way of implementing the punishment technique. At the same time, teach the child where it is appropriate to spit. So that means here we are not only just focusing on reducing the problem behaviors, and we are also teaching what are the alternative desirable behaviors. And another one is timeout. Timeout is that whenever a particular problem behavior is occurring in a social situation, either we remove the situation or we take the child out of that particular situation. Just to give an example, suppose a child hits other people while playing say caroms or maybe any other game. Timeout technique can be implemented that whenever that particular behavior occurs, maybe we can tell the child that we are taking the game away from you, or maybe in case if the child is stubbornly sitting there at the activity, then perhaps we can take the child away from there. These are some of the general techniques which we can use in decreasing the problem behavior. दिल्ली से कॉल दीजिए. हेलो, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए. हेलो हेलो हेलो, टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए. हेलो जी, अपना सवाल पूछिए. आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिल्ली itself. यस. One of my neighbor's son has autism. He is very hyperactive and showing no eye contact. Okay. And how will you go for behavior modification for this child? Okay. Yes. Okay. Can you tell brief? Okay, in the brief, the child have no eye-to-eye contact. So enhance the eye contact of the child. There are several procedures. First of all, the age
we have to consider the age of the child. We have to consider, and our management program, it depends on the age of the child. Suppose the child is very young in the means in the terms of, suppose he is less than 5 years. So what we have to do is, the first thing, we have to take the child and hold the one attractive toys in front of his eyes, and whenever he is following the toys, we have to give them one reward. And second thing, we have to remove the items from the room, take the very small room which has the very less item, and if the child is comprehending the instruction, we have to give the reward. And the most effective thing is, take the child in the dark room, completely dark room, and take one candle, और मोमबत्ती को, कैंडल को जला दीजिए, बच्चे को उसके सामने रखिए, फिजिकल रेसिस्टेंस देकर बच्चे को बैठाइए, और उसको फिजिकल असिस्टेंस देते हुए बोलिए कि चलो मोमबत्ती पर देखो। रूम कम्प्लीटली डार्क होगा, एक मोमबत्ती जलाना है, मोमबत्ती पे उसकी रोशनी जाएगी और बच्चे को बोलना है कि मोमबत्ती पर देखो। यह काम 2 मिनट से 5 मिनट के बीच में करना है और कंटिन्यूसली 1 महीने तक करना है। 1 महीने तक करने के बाद धीरे धीरे बच्चे में यह हैबिट डेवलप होगा। और ये सारे चीज़ करने के पहले उसका फंक्शनल एनालिसिस कर लेना है कि वह अटेंशन क्यों नहीं दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका जिस काम से वह नहीं दे रहा है वो उसकी इंटरेस्ट का नहीं है। यदि इंटरेस्ट का नहीं है तो फिर दिस प्रोसीडियर इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड। वी हैव टू गो टू थॉरो असेसमेंट व्हाई ही इज़ नॉट पेइंग द अटेंशन, बिकॉज हियर वी आर डीलिंग विद द इंडिविजुअल बीइंग्स who have the different attitude, and here there are no mechanical treatment कि बस बुखार हुआ है ये मेडिसिन लिख दिया। Yes, like Ashutosh is telling us what technique can be adopted for the modification in the behavior of a child that is having autism, and I would request you to contact a center in Delhi so that a therapist or a psychologist can see, and then as per the need of the child, the program that thing can be worked out. And हमारा जो कार्यक्रम है उसका समय समाप्त हो रहा है। मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो सूचना है वो देना चाहूँगी अपने व्यूवर्स के लिए, दैट फॉर आवर सेंटर्स हु आर हैविंग आवर पेरेंट्स program study center of IGNOU and RCI, the teleconference will be held on 11th August from 10 to 4:30 p.m. and the coordinators and the persons who will be involved in that program should attend the whole teleconference. The experts from IGNOU and RCI will be telling the modalities for conducting this program and the further steps, how you will go about the program in the future. So that is must for every center who is conducting our program. You may come to our DRS centers or a nearby IGNOU regional center. IGNOU has sent letters to every center, and you may contact the regional center after 4th August. And you have a facility that you can ask questions directly from your center. So please be available on 11th from 10 to 4:30. आज की चर्चा बहुत ही रोचक रही। हमारे विशेषज्ञों ने हमें बताया कि मेंटल रिटार्डेशन और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होने पर किस तरह से हम मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, इनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। आशुतोष जी हमें बता रहे थे कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा बिहेवियर मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। थॉमस जी ने हमें बताया कि कोई भी प्रॉब्लम बिहेवियर है उसका फंक्शनल एनालिसिस कैसे किया जाए, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो बिहेवियर बार बार हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है, कब होता है और इस किन स्थितियों में होता है, किसके साथ होता है। इन सब चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है और ये सब चीज़ें देखने के बाद फिर हम जो टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल करके उस बिहेवियर को बढ़ा या घटा सकते हैं आवश्यकता के हिसाब से। यदि आपको इस विषय पर और जानकारी चाहिए तो आप NIMH रीजनल सेंटर कलकत्ता में लिखकर मिस्टर थॉमस किशोर से पूछ सकते हैं। एड्रेस है मिस्टर थॉमस किशोर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी and officer in charge, NIMH regional center, NIOH campus, Bon Hugli, BT Road, Kolkata 700090। फ़ोन है 03325311357 25314222।
आप ईमेल भी भेज सकते हैं mtk-psycho@rediffmail.com। हमारी अगली टेली कॉन्फ्रेंस अब 23 अगस्त को होगी। ये जो हमारी रेगुलर टेली कॉन्फ्रेंस है, इससे पहले हमारी 11 अगस्त को इग्नू और आरसीआई की टेली कॉन्फ्रेंस होगी, और ये इस सीरीज़ की जो अगली टेली कॉन्फ्रेंस है वो 9 अगस्त और 16 अगस्त को नहीं होगी। और अगली टेली कॉन्फ्रेंस में हम बात करेंगे डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन और सर्टिफिकेशन के विषय में। आप इस अगली टेली कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहें, और हम आगे का जो शेड्यूल है वो आपको भेज देंगे। अंत में मैं अपने व्यूअर्स, आज के एक्सपर्ट्स, ईएमपीसी और आरसीआई के अपने सहयोगियों को उनके सक्रिय सहयोग के लिए धन्यवाद देती हूँ। और चलते चलते मैं यही कहना चाहूँगी कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन करने के लिए सभी एस्पेक्ट्स को देखकर और प्रॉपर टास्क एनालिसिस करने के बाद हमें ज़रूरी है कि किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट या स्पेशल एजुकेटर की मदद से हम उस बिहेवियर को घटाया बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।